पूरी की पूरी एक सीरीज चलेगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बच्चों मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर इस वीडियोस को अगर आप देख लेते हो तो मैं बोलता हूँ कि आपको का ऋग वैदिक युग, वैदिक संस्कृति, आर्यों का आगमन वाला जो चैप्टर है, चाहे वो आप यूपीएससी के लिए कर रहे हो चाहे यूपी पीसीएस के लिए कर रहे हो, स्पेशली यूपीएससी के लिए है और यूपी पीसीएस तो उसमें आ ही जाएगा, तो आप बिल्कुल आराम से आपका तैयार हो जाएगा, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए। क्योंकि बच्चों जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कर जाओगे। बी प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल हो, अगर आप थ्योरी आपने पढ़ी है उसके हिसाब से अगर आपने अपना दिमाग यूज़ किया है, देखो दिमाग तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी ने भी आपको नोट्स लिखवा दिए, अगर उस नोट्स के बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोच रहे हो तो समझो कि हम लोग की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई। क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला कहीं भी आप पढ़ रहे हो, वो चीज़ अब यूपीएससी में फंसने वाली नहीं है कि वो क्वेश्चन अब आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा होना ही नहीं है, ये 100% ट्रुथ है। अगर अगर उस नोट से अगर आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, अपना ब्रॉड व्यू नहीं कर पा रहे हो, तो दिक्कत है बच्चों। तो अपना व्यू थोड़ा ब्रॉड कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार जरूर देखिए फर्स्ट वीडियो, शिक्षा दी अकेडमी, ये मेरा चैनल है, मैं सत्येंद्र वर्मा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। जैसा कि बच्चों पार्ट 1 में हमने आर्यों का आगमन, जिसको हम लोग बोलेंगे अराइवल ऑफ आर्यंस, इससे रिलेटेड थोड़े कंट्रोवर्सी जो इश्यूज थे कि ये लोग कहाँ के थे, वेस्ट एशिया के थे, मिड एशिया के थे, आलस पर्वत, जहाँ के भी इन लोग के बारे में बताया जाता है कि ये लोग कहाँ के थे, जो कि एक वो है मुद्दा है कि ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। तो ये चीज़ पर हम लोग ज़्यादा जोर ना देते हुए, तो एक बार मैंने बताया था आर्यों का जो भी फैक्ट है, इससे रिलेटेड बोला जाता है कि मैक्स मूलर बोलता है मिड एशिया के आए, मिड एशिया से आर्यंस आए हैं और फिर वो दुनिया में अपनी ब्रांच थी उनकी फैलते गए। एक हमारी ब्रांच कहीं और गई, एक ईरान होती गई, एक हमारे पास इंडिया में आती गई। तो ये वाला जो वीडियो थोड़ा सा जो मैंने बताया था आर्यंस कहाँ के हैं, क्या ये इंडियंस ही हैं, तो इस पे एक थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी मुद्दा है। ठीक है, तो इस पे हम लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग को जो मैंने ही पहले बोला था, जो हम लोग को इतिहास पढ़ाया गया, मैकाले की जो शिक्षा दी गई, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बस ऐसा लगता है कि हम लोग को थोड़ा सा विकृति पैदा की गई है। क्योंकि ये मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया कि आर्यंस कहाँ के थे, क्या ये इंडियंस ही थे, ये भी हम लोग बहुत से लोग बोलते हैं इंडियंस थे। तो इन सब चीज़ों पे हम ना पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आर्यों का आगमन जो हमें बुक के रिलेटेड पढ़ना है, वो फैक्ट तो हमें याद ही रखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानते हैं कि मैक्स मूलर ने बोला है कि मिड एशिया से आए, तो ये यूपीपीसीएस के लिए फैक्ट है और भी एसएससी बैंक रेलवे के लिए फैक्ट है। ठीक है, कोई यहाँ से बोलता है, तिलक बोलते हैं यहाँ से आए, तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये पहला वाला वीडियो जो जरूर देखिए, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हो सकता है आपके काम में आ जाएं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बोला था आर्यन जब आए थे तो वो टाइम हम लोग का ऋग्वेदिक युग का था। हम लोग बोलते हैं आर्यों ने वेद लिखे, ऋग्वेद लिखा। ठीक है, ये सब हम लोगों ने बात बोली और इसी में हम लोग वैदिक संस्कृति मिलती है। देखिए वेद का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अभी देखो बच्चों, कोई भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, श्रुति, किसी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ सारी वीडियो आप एक लाइन से देखते आइए। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ऋग्वेद ऋग्वेद आगे सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मेन बातें हैं वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब पार्ट 2 देखिए, 1500 से 1000 बीसी हम लोग पहले उसमें बात कर ही चुके हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है कुछ बातें सामान्य सी, मतलब कुछ बातें हैं फर्स्ट वीडियो के। अब हम लोग पढ़ते जो पहला वीडियो देखा था आपने उसके आगे का कंटिन्यू है, कुछ बातें और भी हमें पढ़नी है। ठीक है, भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन, भारत में जो आर्य भाषा भाषियों का आगमन हुआ वो 1500 बीसी के आसपास हुआ। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1500, ये देख लीजिए टाइमलाइन ये बता रहे हैं। ठीक है, इस समय इन लोग का आगमन होता है। अब देखिए मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक बोल रहा है मिड एशिया, दूसरा बोल रहा है पाकिस्तान। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। वो अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। भारत में जो आर्य जो थे भाषा भाषी, उनका आगमन 1500 बीसी के आसपास दिखाई देता है। क्योंकि जो मिड एशिया है, जिसे हम लोग मध्य एशिया बोलते हैं, और दूसरी तरफ मैं बोलूँगा पाकिस्तान, इन दोनों ही जगह पर मिड एशिया हो चाहे पाकिस्तान में, मिड एशिया में हम लोग बोले दक्षिण तजाकिस्तान, जो साउथ तजाकिस्तान वाला एरिया है मिड एशिया में, और पाकिस्तान में एक वैली पड़ती है, ध्यान में रखना, स्वात घाटी। ठीक है, इसको तो मैंने मैप पे भी दिखा रखा है, स्वात घाटी। अगर आप मैप देखोगे पाकिस्तान वाला एरिया,
तो आप लोग को ये स्वाद वैली मिल जाएगी। तो ध्यान रखना बच्चों, जनरली कभी कभार एक बार पूछा भी जा चुका है कि स्वाद वैली कहाँ पड़ती है। तो स्वाद घाटी ध्यान में रखिए पाकिस्तान में पड़ती है। ये मैप में आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, मैप हमें शो कर रहा है स्वाद वैली पाकिस्तान में पड़ती है। देखिए बच्चों, कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं अगर हम लोग उसको रट्टू तोता की तरह पढ़ेंगे तो ध्यान में नहीं रहेगा। अगर उसको हम लोग थोड़ा मैप से हो गया, थोड़ा मैं एक चीज़ 4 बार बोलता हूँ ताकि आपको दिमाग में याद रहे, और थोड़ा सा मैप यूज़ करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझ में आ जाएं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा स्वात घाटी हमारी जो है पाकिस्तान में पड़ रही है। मैप में आप देख सकते हो, रिवर्स करके भी आराम से आपको दिख जाएगी। ठीक है, फिर बोला गया था भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1500 बीसी के आसपास दिखाई देता है, क्योंकि जो मिड एशिया है वहाँ पे दक्षिण तजाकिस्तान और दूसरा पाकिस्तान में जो स्वात घाटी पड़ती है, जो अभी हमने देखी पाकिस्तान में पड़ती है, जिसको हम लोग स्वास्तु घाटी भी बोलते हैं। ध्यान में रखना, स्वास्तु घाटी भी बोलते हैं, स्वात को हम लोग स्वास्तु घाटी बोलते हैं, घाटी को वैली। ठीक है, जो हम लोग का जो स्वात घाटी है, स्वास्थी घाटी, इधर ही पाकिस्तान में एक और क्षेत्र है आपका पराग क्षेत्र। पराग क्षेत्र में आपका पड़ता है गोमल घाटी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, गोमल को गोमती भी बोला गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन दोनों ही जगह पर हम लोग को घोड़े होने के साक्ष्य और शब्द साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से बोलते हैं कि भारत में आर्य भाषाभाषियों का आगमन 1500 बीसी के आसपास दिखाई देता है। ठीक है, इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना, जो मिड एशिया है वहाँ पर, और पाकिस्तान में स्वात घाटी हो गई आपको, जिसे हम लोग स्वास्तु घाटी बोलते हैं, और पाकिस्तान में पराग क्षेत्र गोमल घाटी, यहाँ पर हमें घोड़े होने के साक्ष्य मिलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं इनके आगमन का टाइम 1500 बीसी के आसपास रहा होगा। यानी कि एक तो बात कंफर्म है कि अब मानते हैं हम लोग आ गए, तो यहाँ पर ये लोग जरूर इन्होंने एरिया कैप्चर किया होगा, यानी कि वो लोग पाकिस्तान वाली साइड में, अफगानिस्तान वाली साइड में जरूर रहे होंगे। एक बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब मैं नेक्स्ट एक फैक्ट है आपके काम आएगा, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस के। स्वास्तु, जिसको हम लोगों ने बोला स्वात, और गोमल, ठीक है, इन दोनों नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है। ठीक है, और यही वो टाइम है ऋग्वेद का जब आर्यन आए थे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, स्वात घाटी और गोमल नदियों का उल्लेख हम लोग को ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अब हम लोग इस जो पूरी चीज़ है बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिएगा और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चाहे देखिए कमेंट में आप लोग नेगेटिव कमेंट दो, पॉजिटिव कमेंट, लेकिन कमेंट दीजिए, उससे मुझे पता चल सकेगा काफ़ी सारी जानकारी। और इतना मैं कह रहा हूँ कि इन वीडियो को अगर एक एक बार अगर आपने देख डाला तो झिंगा लाला, बहुत काम में आएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके काम आ सकूँ। ठीक है, अपना जो पैशन है उसको पूरा कर सकूँ। तो प्लीज़ चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। अब देखिए पहला फैक्ट देखते हैं हम लोग क्या बोलता है। आरंभिक इनिशियली आर्यों का निवास, जो आरंभिक जो इनिशियल जो आय से उनका निवास रेजिडेंस कहाँ पे था। देखिए क्या बोल रहा है, ईस्ट अफगानिस्तान। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि ये लोग जब आए तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में रहे हैं। ठीक है, आरंभिक आर्यों का निवास ईस्ट अफगानिस्तान। अभी जो एरो ऊपर कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हम लोग। ठीक है, ईस्ट अफगानिस्तान पे अभी हम लोग जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा। आरंभिक आर्यों का निवास बोला गया है ईस्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा में था। एक बात तो क्लियर हो गई, मानते हम लोग आए तो उनका निवास हमें अफगानिस्तान में दिखाई दे रहा है। वो पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब और हरियाणा में रहते थे। एक बात तो ठीक है, क्लियर हो गई आपको। अब दूसरी बात, ऋग्वेद में इंडस, इंडस को हम लोग बोलते हैं सिंधु। देखिए ऋग्वेद ग्रंथ जो है, उस ऋग्वेद में इंडस अंग्रेजी नाम है जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सिंधु, और उसकी सहायक 5 नदियों का उल्लेख है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत काम में है। ऋग्वेद में इंडस यानी सिंधु और उसकी सहायक 5 नदियों का उल्लेख है। अब बच्चों एक बार क्वेश्चन यूपीएससी में आया था कि इस इंडस की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो हमें इतना पता होगा सिंधु जो है उसकी 5 सहायक नदियां थी, रावी, झेलम, व्यास, सतलज, चिनाब। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है, आर से रावी, जे से झेलम, वी से व्यास, एस से सतलज, वी शायद बी से स्टार्ट होता है, ध्यान में रखिएगा, बी से भी हो सकता है। ठीक है, सतलज और चिनाब। ठीक है, 5 हो गई और एक सिंधु हो गई, यानी कि 6 नदियों पर
आर्यंस लोग रहते थे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये साइड में अगर आप मैप देखोगे तो आपको इस मैप से इतना तो क्लियर है कि इंडस की आपको 5 सहायक नदियां दिख जाएं। एक बार मैं क्लीन करके दिखाता हूँ। देखो, अब मैं जिसको देखूंगा, ये कहाँ गया, ये आपका इंडस हो गया। अब मैं जिस जिसको करूंगा देखते जाइएगा। चिनाब, सतलज, रावी, ठीक है, झेलम, 4 दिख गई। रावी, झेलम, एक और दिखना चाहिए हम लोग को, ब्यास, ये यहाँ पर गई है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखोगे तो सिंधु की 5 सहायक नदियां, रावी, झेलम, व्यास, सतलज, चिनाब, जिसको मैंने RJVSE और सी में लिखा हुआ है। यानी कि ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद में हमें सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है और उसकी 5 सहायक नदियों का भी उल्लेख मिलता है। यानी कि आर्य लोग थे, सिंधु और उसके आसपास वाली जितनी भी उसकी सहायक नदियां वहां पर रहा करते थे। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के इतने एरियो में वो लोग रहते थे। ठीक है, अब बात आती है, अब आपको ध्यान में रखना है, सिंधु जो थी, जिसको हम लोग इंडस बोलते हैं, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी आपकी सिंधु थी। ठीक है, सबसे प्रमुख नदी। अब प्लस करके आप लिखा हुआ है सरस्वती, जिसे हम लोग नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी। क्या होता है, जब हम लोग ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में बताया गया है कि आर्यों की सबसे प्रमुख जो मेन जो रिवर जो होती है, सिंधु होती है। ठीक है, सिंधु तो आप जानते ही हो, इंडस जहाँ पे मोहनजोदारो था, यानी इंडस रिवर तो बहुत जरूरी है ही, सबसे मेन रही है। लेकिन उसके बाद हमें ऋग्वेद में हमें ये भी पता चलता है कि सरस्वती, जिसको हम लोग बोलते हैं नदीतम, नदीतम का मतलब अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं तो सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है और दूसरे नंबर की इनकी जो रिवर मानी जाती है, जिसको बोला जाता है सरस्वती, जिसे हम लोग बोलते हैं नदीतम, जिसका मीनिंग होता है सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। वो लोग इसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, और प्रमुख कौन सी नदी है, इंडस। अब देखिएगा, जब आप लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा था, तो वहां भी हमने सरस्वती नदी का उल्लेख किया था। और सरस्वती नदी को हम लोग घग्गर हागरा बोलते हैं। सरस्वती पुराना नाम है, एंशियंट। ठीक है, सरस्वती पुराना नाम है, जिसे हम लोग घग्गर हागरा ही बोलते हैं। और जैसा कि आप जानते हो, सरस्वती या घग्गर हागरा जो कि अब लुप्त हो चुकी है, जिसका सोर्स हमारा बताया जाता है राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान और हरियाणा, और राजस्थान से तो मुझे कालीबंगा याद आता है, जो कि एक जियोग्राफिकल साइट थी सिंधु घाटी की सभ्यता में। और जैसा कि अब पता चल रहा है, कालीबंगा हमारा किस पे था, घग्गर हागरा पे था। ठीक है, ध्यान से सुनते आइएगा, प्रीवियस वीडियो इंडस वैली वाले भी देख लीजिए। ठीक है, जितना बोला आप समझ रहे हो ना। ठीक है, अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी और दूसरी इनकी जो नदी मानी गई है वो सरस्वती, जिसको हम लोग बोलते हैं नदीतम। नदीतम का मतलब सर्वश्रेष्ठ नदी। आप जानते हो सरस्वती तो वैसी गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है, समझ रहे हो ना, सरस्वती भी एक धर्म से रिलेटेड थी, नदियों, हिंदू हिंदू में तो नदियों का वैसे ही बहुत ज़्यादा वो माना जाता है पवित्र। ठीक है, और सरस्वती वही है जिसे हम लोग घग्गर हागरा बोलते हैं। अब जानते हो, जैसा कि आप लोग, सरस्वती तो अब गायब हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आगे बात बढ़ता हूँ। अब लास्ट एक नोट रह चुका है आपका, आर प्रथम, आर प्रथम जहां बसे वो सारा का सारा प्रदेश या स्टेट आपका सप्त सैंधव प्रदेश। आर प्रथम जहां बसे, जहां पे भी वो सबसे पहले बसते हैं, उस क्षेत्र को, उस स्टेट को हम लोग सप्त यानी 7, सैंधव का मतलब होता है सिंधु, इंडस, और प्रदेश का मतलब जानते हो स्टेट हो गया। यानी कि आर सबसे पहले जहां भी बसे वो सप्त सैंधव प्रदेश कहलाया। और सप्त सैंधव का मतलब 7 नदियों पर बसा हुआ देश। ठीक है, आप बोलोगे 7 नदी कौन कौन सी हैं आपकी। ठीक है, 7 नदी कौन कौन सी आप लोग सोच रहे होगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर जहां भी बसे वो पूरा का पूरा बेल्ट कहलाया सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त का मतलब 7, सैंधव का मतलब सिंधु, इंडस और उसकी सहायक नदियां जितनी भी थी 5, इन क्षेत्र पे बसा हुआ प्रदेश आपका सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। यहाँ पर आर्यंस लोग रहते थे। ठीक है, अभी तो आप बोलोगे कि हमने बोला कि सिंधु की 5 सहायक नदी होती हैं, एक हो गई सिंधु, एक सिंधु मान लो, 5 उसकी सहायक हो गई।
6 पता चल रही हैं, यानी कि एक कोई और रिवर भी रही होगी। तो याद करो, यहाँ पर मैंने बोला है ईस्ट अफगानिस्तान में कुभा नदी, यानी कि कुभा नदी भी ऋग्वेद में उल्लेखित है। और ये लोग आर्यंस लोग अफगानिस्तान में भी रहते थे, कुभा नदी के आसपास। ठीक है, कुभा नदी का भी यानी कि 7 नदियों पे बसा हुआ प्रदेश आपका सप्त सिंधु प्रदेश है। यहाँ पे 8 सबसे पहले बसे थे। और 7 नदी आपकी कौन कौन सी? पहले पहले हो गई सिंधु, और उसकी 5 सहायक नदियाँ रावी, झेलम, व्यास, सतलज, चिनाब। मैप में देख लो, एक बार साफ कर देता हूँ मैं, एक बार साफ करेंगे तब समझ में आएगा। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइए कैसा आपको वीडियो लगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर आपने पढ़ लिया तो आपका आराम से तैयार हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। हम्म 7 नदी कौन कौन सी हैं? ठीक है, एक तो हो गई सिंधु, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडस। अब 5 नदी गिनो सबसे पहले। रावी, झेलम, व्यास, सतलज, चिनाब। देखो, मैप में देखना है। ये तो हो गई इंडस और उसकी सहायक 5 नदियाँ। मैं गिन, चिनाब सबसे पहले दिख रही है, सतलज हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया। ठीक है, दिख गई, और एक झेलम हो गई। ये ध्यान में रखना आपको, कभी कभार हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कितनी सहायक नदियां हैं आपकी सिंधु की, तो 5 दिख रही हैं। तो 1 + 5, एक मुख्य नदी सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां 6, और एक अफगानिस्तान की कुभा। इन सबको सैंधव प्रदेश बोला जाता है, जहाँ आर बसे हुए थे। तो ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद में इन सभी नदियों का उल्लेख मिलता है। और सबसे मेन रिवर जो है उनकी इंडस है, और दूसरी उनकी सरस्वती, जो कि इसको हम लोग नदीतम या सर्वश्रेष्ठ नदी बोला गया है, जिसे हम लोग घग्गर हागरा बोलते हैं, जो कि अब गायब हो चुकी है। प्लीज़ बच्चों बताइएगा कैसा लग रहा है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये स्लाइड हो गई आपकी। अगर किसी भी स्लाइड में लग रहा हो आपको मैं जल्दी बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, या धीमे बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। लेकिन इतना बोलूँगा, यूपी पीसीएस वाले टेंशन ना लें। अगर वो डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हैं तो उनका आराम से तैयार होगा, और स्पेशली यूपीएससी वाले। ठीक है, यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स इन वीडियोस को ज़रूर देखें। मैं बोल रहा हूँ ज़रूर देखें, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है हम लोग का, अभी आप लोग ये मत सोचे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखवाए ही नहीं है, उन सब पे बात ही नहीं हो रही है। सब पढ़ेंगे। ये बहुत लंबी सीरीज चलने वाली है, कम से कम 6-7 सीरीज, तो 6-7 वीडियो तो इस पे बनेंगे ही, पार्ट आपके ऋग्वेदिक युग पे, आर्यंस वाले पर। ठीक है, अब देखिए, अब एक फैक्ट है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा एनसीईआरटी को। ठीक है, भारत में आर इस उप महादेश में, सब कॉन्टिनेंट में, भारत में आर्यंस इस उप महादेश में 1500 बीसी, यानी बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देते हैं। ये तो हम लोग टाइमलाइन हम देख ही चुके हैं। और फिर लिखा हुआ है उनका दास दस्यु। सुनिएगा, जब भारत 1500 बीसी के आसपास हमें आर्यंस दिखाई देते हैं भारत में, तो उनका दास और दस्यु, दास और दस्यु क्या होता है? स्थानीय जन। स्थानीय जन का मतलब कोई कबीले, जन का मतलब होता है लोग, जन का मतलब होता है पीपल, लोग हो गए, छोटे छोटे कबीले रहे होंगे तो उनको बोला जाता है जन। ठीक है, स्थानीय जन, जन यानी पीपल। उनका दास और दस्यु से संघर्ष हुआ, छोटे छोटे कबीले जो भी रहे हों। ठीक है, किसी को दास किसी को दस्यु बोला गया है, उन्हें से हमारा आर्यों का संघर्ष दिखाया गया। यानी कि भारत जब आर्यंस जब आए इस उपमहादेश में 1500 बीसी के आसपास, तो उनका दास और दस्यु स्थानीय जनों से, यानी स्थानीय का मतलब समझ रहे हो, यहीं के लोग जो थे उनसे संघर्ष हुआ, फाइट हुई। अब देखिएगा, अब समझिएगा, ये हमें फैक्ट जो है ध्यान में रखना है। हो सकता है कभी किसी एग्जाम में पकड़ ले। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कीजिएगा, एक तीर जा रहा है, उस तीर को फॉलो करूंगे हम लोग। ऋग्वेद में जो दस्यु कहे गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद में जो दस्यु कहे गए वे संभवतः इसी देश के मूलवासी थे। यानी कि ऋग्वेद हमें ये बता रहा है कि ऋग्वेद में जिसके दस्यु के बारे में बताया गया है, वो संभवतः पॉसिबिलिटी है वो इंडिया के ही थे। ठीक है, ध्यान में रखना। और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें हराया, और ध्यान में रखिएगा, और आर्यों का जो भी कबीले का राजा था, जिस राजा ने दस्यु को हराया, वह क्या कहलाया? त्रस दस्यु कहलाया। तो ध्यान में रखिएगा, दस्यु यहीं के थे। ठीक है,
और आर्यों के जिस राजा ने हरा दिया वो त्रसदस्यु कहलाने लगा। तो कभी कभी ध्यान में रखिएगा, आर्यों के बारे में त्रसदस्यु भी लिखा हुआ आ सकता है। और त्रसदस्यु जो राजा था वो दस्युओं से फाइट करता था, दस्यु से फाइट करता था। ये इस बीच में जो होता है ध्यान में रखना। जो भी आर्यंस का राजा था वो दस्यु जो थे उनका बहुत बड़ा शत्रु रहा है, क्योंकि दस्यु से बहुत बार फाइट होते हुए दिखाई गई है। ठीक है, इतनी बात ये ऋग्वेद में हमें पता चलती है। अब देखिए, और जो भी राजा रहा होगा आर्यों का वो दास के प्रति कोमल है। ठीक है, दो वर्ड हमें दो स्थानीय जन दिखाई दे रहे हैं हमें, दो दास और दस्यु। दस्यु से तो बहुत फाइट कर रहा है, ठीक है, लेकिन दास जो था उसको बिल्कुल नहीं सता रहा है। ये हमें जानकारी मिलती है। देखिए, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब हम लोग नोट पर पढ़ते हैं। नोट क्या बोल रहा है, ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार जिक्र आया। जैसा कि मैंने बोला था ना, आर्यन जब वो आए तो इंडिया इधर पर हमें कुछ छोटे छोटे कबीले दिखाई दे रहे हैं, जन, जिनको पीपल कबीला बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोगों ने बोला दस्यु और दास। ठीक है, जो दस्यु जो था, इस यहीं का कबीला था, उसकी फाइट आर्यों से हुई और आर्यों ने खूब लड़ाई करी उनसे। ठीक है, आर्यों ने खूब लड़ाई करी और जैसे कि ये दस्यु थे तो उनको बार बार हराया आर्यों ने, तो वो त्रस दस्यु हो गए। ठीक है, ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार जिक्र मिलता है। ठीक है, दस्यु हत्या का बार, यानी कि आर्यों ने दस्यु से बहुत फाइट करी है। ठीक है, पर दास हत्या का नहीं। तो एक बात ये नोट ध्यान में रखिएगा, हो सकता है ये हम लोग को एनसीईआरटी में मिलता है तो हो सकता है कभी दिमाग में आ जाए, वैसे यूपीएससी इन सब चीज़ों पे नहीं पड़ेगी, दास दस्यु वाले चीज़ों पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती है। लेकिन हम तब भी ध्यान में रखते हैं, जनरल एक बात है जो हमें पता चली है। ठीक है, ऋग्वेद में दस्यु हत्या का बार बार जिक्र किया गया, ऋग्वेद में दस्यु हत्या का बार बार, लेकिन दास हत्या का नहीं। यानी कि आर्य जो थे वो दासों के प्रति बहुत सॉफ्ट रहा है। ठीक है, इतनी बात हो गई आपकी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ऋग्वेद अभी हमने बात ही नहीं करी है, लेकिन अब देखिए सेकंड नोट आपका क्या बोल रहा है, असतो माँ सदगमय वाक ऋग्वेद से लिया गया है। असतो माँ सदगमय वाक कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। जैसा कि बच्चों मैं बोलूंगा, आर्यंस कहीं के भी थे, चलो कहीं के भी थे, आप सुनिएगा, आप लोग चाहे मिड एशिया से आए हों, चाहे पाकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान, चाहे आलस पर्वत से हो, कहीं से भी कूद काद के आए हों, आर्यों के बारे में जो भी बोला गया हो सर्वश्रेष्ठ हैं, कुलीन हैं। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आर्यों के बारे में बोला था, जाति है ही नहीं है कोई आर्य। ठीक है, जो जो हमें पता चलता है, लेकिन आर्य एक अपने आप में एक कैरेक्टर है। ये सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल एक प्रैक्टिकली अप्रोच बताने की कोशिश करी थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह, ऐसे ऐसे लोग जो थे अपने आप में क्या, आप प्लीज़ वीडियो देखिएगा, मैंने जो कोशिश करी है। जनरली एसएससी में पूछा जाता है कि आर का मतलब क्या है, तो उसका मतलब निकाला जाता है कुलीन, सर्वश्रेष्ठ, योद्धा, वॉरियर, योद्धा, वॉरियर, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ। तो इन सब का सही मीनिंग हम ये निकाल सकते हैं कि ऐसे लोग आर्यन से ना तो ये जाति से बिलोंग करते, वो चाहे इंडिया का हो सकता है आर, चाहे पाकिस्तान कहीं का भी हो। आर का मतलब वो चीज़ होती है जो इंसान कुछ ऐसे काम करता है जिससे 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 हमें लाइफ में कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, तरह तरह के ये अपने आप में ही आर्यन से, क्योंकि इनके अंदर वीरता भी थी। ठीक है, कैरेक्टर भी इतना महान था, सत्य भी था, फाइटर भी थे, सब चीज़ें जो होती अपने आप में ग्रेट थे। तो ये चीज़ हो सकती है आर्यंस। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं फिर बोलूँगा, आर्यंस एक बहुत बड़ा ये है कि बहुत कभी कभी बोलते हैं आर्यंस इंडियन ही है। और हमने जैसा बोला था कि हम लोग को जो पढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से तो यही बोला जाता है कि आर्यंस यहाँ से आए थे, लेकिन इन सब चीज़ों पे हम लोग को एक बिल्कुल फुल स्टॉप लगा लेना है, क्योंकि ना तो यूपीएससी वाले पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या हो जाता है कि हम जानते हैं कि यहाँ पे ऋग्वेद ऋग्वेद लिखे गए, ऋग्वेद ऋग्वेद लिखे गए। ठीक है, और जानते होंगे हिंदुओं में ऋग्वेद की वैल्यू क्या है, सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। अब ठीक है, ये भी धर्म से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन उस धर्म से, उस ग्रंथ से ऐसा क्या वाक्य आया, ऐसा क्या सेंटेंस आया, जैसे सामने लिखा हुआ है असतो माँ सदगमय वाक। ये चीज़ है, ये चीज़ हमारे लिए प्रैक्टिकल हो जाती है। जैसे बाई चांस वो पूछता है कि प्रैक्टिकली अगर पूछता है कि जब आर्यंस आए, ऋग्वेद लिखे गए, जब आर्यंस आते हैं, ऋग्वेद लिखा गया, वैदिक सभ्यता आती है, और उस वैदिक सभ्यता का प्रैक्टिकली आज के रिस्पेक्ट में, आज के प्रोस्पेक्ट में क्या प्रैक्टिकली हम लोग उसको फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
क्या उसका इम्पोर्टेंस आज बन सकता है कि आज के लिए हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है? ये तमाम तरीके की बातें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो बिल्कुल देखिए, हम पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ जो है मैंने आपको यहाँ पर नोटिस कराई है कि उस चीज़ को आप पकड़िए। जो प्रैक्टिकल, देखो यूपीएससी यही चाहता है कि आप प्रैक्टिकल कितना चीज़ों को डेप्थ में आपने समझा, कितना पकड़ा आपने बात को। देखो वो एक छोटे से वर्ड से एक इतना बड़ा क्वेश्चन बना देगा जिसमें इतना वो हो जाएगा कि आप घूम जाओगे। तो उस झुमरू तलैया में हमें घूमना नहीं है, ठीक है। उसको पकड़ना है हमें, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को। अगर हम लोग पकड़ते हैं छोटी छोटी बारीकियाँ आज से, तो एक साल में बच्चों हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। चाहे वो राइटिंग स्किल हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, कुछ भी चीज़ एकदम से तैयार नहीं होगी आपकी एक दिन में। अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हो ना, तो देखिए इंटरव्यू का जनरली होता क्या है कि हम लोग जैसे दिसंबर जनवरी में सिलेक्शन हुआ और फरवरी मार्च में, फैब में या जन में हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। तो मैं तो आपसे ये बोलूँगा, जिस दिन आपने तैयारी चालू कर दी सिविल सर्विस की बिल्कुल पूरी तरीके से कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो उसी दिन से आपकी तैयारी इंटरव्यू की भी हो जाना चाहिए। मतलब बी प्रैक्टिकल होने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए नहीं। क्योंकि एक दिन में नहीं सीख सकते हैं आप लोग कि 10 दिन की क्लास में सीख गए। वो ऐसा हो गया ना कि कोई बच्चा देखो गुटखा बीड़ी खाता होगा, तो 10 दिन में उस बंदे का बीड़ी गुटखा नहीं छूट सकता। उसकी आदतें इतनी जल्दी नहीं छूट सकती। और ये आदतें किसी कोचिंग में, इंटरव्यू में 10 दिन में वो हम पे इतना गौर नहीं कर पाते। इतने हजारों स्टूडेंट्स आते हैं बहुत। हाँ ये है कि इंटरव्यू होता है, लेकिन इतनी जल्दी चीज़ें इम्प्रूव नहीं होती हैं। अब हम लोग गुटखा खा रहे हैं तो जल्दी है कि हमें 8 बजे पुड़िया खाना ही है गुटखे की, 8 बजे चाहिए ही है हमें श्रुति खैनी। तो हम लोग भैया वो 10 दिन में कैसे छोड़ देंगे इतनी बड़ी आदत जो है। तो धीरे धीरे छूटती हैं चीज़ें। तो ऐसे ही इंटरव्यू भी है, एक दिन में नहीं, उसको एक अपनी लाइफ में लाइए, धीरे धीरे तैयार करते रहिए चीज़ों को, ठीक है। ऐसे ही आपका मेंस है, एक दिन में तैयार, 2 महीने में तैयार नहीं होगा। जब से तैयारी चालू कर दी आप, धीरे धीरे चालू कर दी, ऐसी प्रीलिम्स सबकी चीज़ की स्ट्रेटजी एक दिन में नहीं, प्रॉपर वे में करते जाइए, ठीक है। इतनी बात खत्म। आते हैं अस्तो माँ सदगमे वाग, असतो माँ सदगमे। अब देखिए मैंने लिखा हुआ है असतो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अब इस सामने अगर आप देखोगे मैंने लिखा हुआ हे माता हे प्रभु हमको असत्य से बचाकर सत्य का मार्ग दिखा, हमारे अंदर के अंधकार और अज्ञानता को मिटाकर ज्योति और सच्चा ज्ञान प्रदान कर, हमको ऐसे शुभ कर्म करने में समर्थ बना कि हमारे संसार से जाने के भी लोग इन कर्मों का फल सदियों तक लेते रहे, यही अमरता है मेरे लिए। अगर बच्चे बच्चे अगर इस पूरे को अगर आप पकड़ लेते हो, तो इतना प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है, इन सब चीज़ों को डेली लाइफ से इतना कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, वो एथिक्स में भी काम में आ सकते हैं, ठीक है, एथिक्स में तो काम में आएंगे ही। और हमारा मेंस एग्जाम होता है हिस्ट्री से, उसमें भी काम में आएगा। आप देख रहे हो हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, असतो माँ सदगमय की बात हो रही है। अब देखो पीसीएस में आता है तो डायरेक्ट पूछ लेगा असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है, जनरली एक बात होती है। लेकिन उसका मीनिंग प्रैक्टिकली तो समझो कि क्या लिखा हुआ है, उसका आज के टाइम में इम्पोर्टेंस क्या है, उससे आप क्या सीख सकते हो। तो ये मैंने आपको सामने दिखाने की कोशिश करी है। इस चीज़ को समझो, अपनी लाइफ को बदलो और दूसरी की लाइफ को इन सब चीज़ों से कैसे कनेक्ट करके बदला भी जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें इससे जोड़ी जा सकती, मेडिटेशन, योगा वोगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंसान का कर्मा भी है, उसमें अमरता भी लिखा हुआ है, अंधकार भी लिखा हुआ है, किसी को ज्ञान ना होना वो सब भी लिखा हुआ है, लाइट भी लिखा हुआ है, ट्रुथ भी लिखा हुआ है, सब ऐसी चीज़ें, गाइडेंस भी लिखा हुआ है। ऐसी इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं जो एथिक्स के लिए इम्पोर्टेंट तो हैं ही, आपका हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर कभी हमारा वैदिक कल्चर से क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है सेकंड स्क्रिप्चर, यानी कि पवित्र जो किताबें जो होती हैं उन सब के बारे में, ठीक है, श्रुति और स्मृति, ठीक है। देखो ये सिर्फ लिखा हुआ है साइड में, बच्चों घबराना मत। ये क्या लिखा हुआ है स्क्रिप्चर, यानी का मतलब हो गया धार्मिक किताबों से रिलेटेड हो चुका है, जो ऋग्वेद समझ सकते हो, ठीक है। उसमें श्रुति आती है, स्मृति आती है, क्या होती हैं जो शिक्षाएं जो होती हैं, जो सिखाई जाती थी उनको श्रुति स्मृति बोला जाता है। अभी बिल्कुल नहीं इन सब पे, इस पे थोड़ा थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बाद में,
अभी जो हम जिस चीज़ पे चल रहे हैं वहाँ पर, ये सिर्फ साइड में मैंने बता रखा है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा बस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है नोट। इंद्र आर्यों के देवता भगवान थे, समझिएगा। आर्य लोग इंद्र भगवान को मानते थे। चलिए कहीं के भी थे, आर्यंस इंडियन थे कहीं के भी, लेकिन आप ये सोचिए ना, इंद्र तो आज भी माने जाते हैं हिंदू धर्म में, ठीक है। एक बात कर रहे हो, उससे मत जोड़िएगा, मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। इधर देखिएगा आर्यों के बारे में क्या बोला जाता है। इंद्र जो थे आर्यों के देवता हैं। और इंद्र का मतलब होता है पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है तोड़ने वाला, दुर्ग को तोड़ने वाला। दुर्ग को मतलब आप फोर्ट मत समझिएगा, दुर्ग का मतलब आप ये समझिएगा, क्योंकि दुर्ग तो इस समय हमें देखने को मिलते ही नहीं है इतने वैदिक वैदिक सभ्यता में, ठीक है, क्योंकि शहरी जीवन था ही नहीं यहाँ पर। ग्रामीण जीवन था, पशुपालन, पशुचारण, इस तरह की चीज़ें देखने लगी। यहाँ तक कि कृषि बाद में होती थी, सेकेंडरी एक्टिविटी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोला गया ना किले नहीं, यहाँ पर मतलब एक फाइटर है इंद्र। यानी कि आर लोगों जब भी कोई प्रॉब्लम में फंसते थे तो वो लोग इंद्र को याद करते थे कि इंद्र आएगा, हमारी मदद करेगा और किले तोड़ देगा, यानी दूसरों को फाइट, दूसरों को हरा देगा, ठीक है, इतना ध्यान में रखना था। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी, आर लोग हर जगह जीतते हुए गए। आर लोग जहाँ जहाँ भी गए वो जीतते ही गए। क्यों भैया ऐसे? क्योंकि उनके पास अश्वचालित रथ थे। सामने आप देख रहे हो घोड़ा दिखाई दे रहा है, अश्वचालित रथ भी दिखाई दे रहा है। ये बात तो क्लियर हो गई, आर लोग जो थे उनके जीतने में घोड़ों का बहुत इंपॉर्टेंस था, रथों का। ये बात क्लियर है, सच्चाई, ऐसा माना जाता है, ठीक है, ठीक है। घोड़े की बोली आर्यों की लाइफ में बहुत थी, और इन्होंने वेस्ट एशिया और भारत में पहले इन रथों को प्रचलित किया, ठीक है। इस टाइप के रथों को सबसे पहले चलाने का काम सबसे पहले आर लोगों ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर लोग हर जगह जीतते गए क्योंकि उनके पास रथ थे, और दूसरा उन्होंने वेस्ट एशिया और भारत में सबसे पहले इन रथों को प्रचलित किया, ठीक है। अब इतना तो ठीक है कि ये फाइटर हैं, वॉरियर हैं, कुलीन हैं, ज्ञानी हैं, विशेषज्ञ हैं, ग्रेट हैं, इन सब की बात तो हो गई। अब बात होती है कि ये लोग फाइटर हैं, लड़ने में लड़ाकू हैं, तो भैया इतना लड़ाई कर रहे हैं तो इन्हें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट भी तो करना होगा। यानी ये आपने देखी होगी, घोड़े से जब लड़ते हैं इंसान तो अपनी बॉडी को, जैसे कि रामायण महाभारत देख लो, आपने बहुत सारे आपने सीरियल देखे होंगे धर्म वाले, पौराणिक, तो वो लोग कुछ ना कुछ क्या होता है अपनी बॉडी को बचाने के लिए एक कवच पहने रहते हैं, ठीक है। तो ये आर्यंस लोग भी जब लड़ते थे ना तो इनके पास कवच होते थे, जिसको वर्मन, और अस्त्र शस्त्र भी अच्छे थे, तो ध्यान में रखने का, ये लोग जब लड़ते थे ना तो ये लोग कवच पहने रहते थे। अब यहाँ ये बात ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों की, इससे पहले शिक्षा दी एकेडमी जो मेरा चैनल है, मैं सत्येंद्र, मैंने इस पर एक वीडियो बना के डाला है, क्योंकि देखिए 2017 में सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता पर एक क्वेश्चन, एक दोनों से रिलेटेड उन्हें कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में, ठीक है। पूछा गया था सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लड़ाई वड़ाई में विश्वास रखते हैं कि नहीं, तो ये तो हमें पता है कि वो लोग शांति प्रिय थे। और दूसरी ओर पूछा गया था कि क्या आर्यंस जो थे, जो वैदिक सभ्यता में जो पढ़ते हैं हम लोग, क्या वो लोग अपनी मतलब क्या कवच ववच जो होता है वो पहनते थे? तो बिल्कुल आप देख सकते हो, मैंने अभी आंखों के सामने आके बोला कि आर लोग कवच कवच जो होता है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कवच पहनते थे, उनके अस्त्र भी होते थे अच्छे, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना प्लीज़, एक बार अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहला वाला वीडियो जरूर देखिए, और इन सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के सारे वीडियो एक बार देखने की कोशिश कीजिए। और मैं ये कहूँगा पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, मैं बोल रहा हूँ काम में आएगा यूपीएससी के लिए। और इतना ही नहीं, मैं ये बोलना चाहूँगा अगर आप देख रहे हो पूरा वीडियो तो एक बार इसका रेजोल्यूशन जरूर सही कर लीजिएगा। रेजोल्यूशन सही करने के साथ साथ हो सकता है वॉइस मेरी स्लो आ रही हो, तो प्लीज़ एक बार मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो प्लीज़ ये वाला वीडियो देखें। और शिक्षा दी अकेडमी पर मैंने यूपीएससी प्रीलिम 2017 के नाम से एक वीडियो बना रखा है शिक्षा दी अकेडमी पर, उस पर वो क्वेश्चन देखें। अगर वो क्वेश्चन आप देखते हो तो दोनों में चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप क्वेश्चन जो पूछा गया था वो समझ जाओगे, उसका आंसर भी दे लोगे इसी चीज़ से जो सामने आपका लिखा गया है। देखिए कि घोड़ा तो आप देख ही रहे हो, मैंने बार बार घोड़ा बताए हुए है, रावी, झेलम, ब्यास, सतलज, चनाब, सिंधु की ये सब चीज़ें जो मैं बोलता हूँ ऊट पटांग, वो आप लोग सुनते जाइए, हो सकता है काम में आ जाए आपके। चलिए बच्चों,